ऐसा है कि हमारी संस्था है स्वरंकुर, जो 1977 में चालू किया था, और मिशन हमारा एक ही था कि नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना, मंच देना बड़े कलाकारों के साथ, ताकि लोग उनको सुनने के लिए आए। तो 77 से अभी तक ये कंटिन्यूस हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं खुद सितार बजाता हूँ, तो हमने हमारे शागिर्द भी हैं, तो शुरू से वो लोग मतलब प्रोग्राम करते हैं, तो अक्सर हम शागिर्दों को मिला के एक ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। और इस बार भी हमने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया है राग किरवाणी में, जिसमें 12 लोग मतलब सितार बजा रहे हैं। और उसके साथ बाद में मैं और मेरा बेटा, हम लोग इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं। मेरे गुरु उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान साहब, तो हम लोग इंदौर घराने की कुछ चीज़ें आज बजा के दिखाएंगे, इंटरव्यू रहेगा। और उसके बाद में देश के ख्यातिनाम गायक पंडित राम देशपांडे का गाना होगा। आज का ही कार्यक्रम है। अच्छा, आपने तो जब ये बैंटर सीलिंग लॉन्च हुआ था तब आपने वहाँ लाइव परफॉर्म किया या था। तो इस तरह के आपने बहुत सारे शोज पूरी दुनिया भर में किए हैं, देश विदेश में। तो कैसा लगता है जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन जाके? अच्छा लगता है। और आपको सुन के शायद आपको पता होगा, उससे मीडिया लोगों को पता है कि हिंदुस्तान की जब स्वर्ण जयंती थी, 50 साल हुए थे, तो हमने 50 घंटे का नॉन म्यूजिकल क्लासिकल प्रोग्राम किया था बॉम्बे में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है अभी भी। 50 घंटे नॉन स्टॉप, रात दिन चलने वाला। और उसके अंदर 100 आर्टिस्टों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। 1997 है, 1997 में। तो वो 2.5 दिन का प्रोग्राम था। और उसके बाद में विलास राव जी ने, इत्तेफाक की बात है, मुझे याद किया था कि बांद्रा वर्ली सीलिंग चालू होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप उसके अंदर बजाएं। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में फिर मतलब ये सेलिंग चालू हुआ था। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब वो चांस मिला। इसके अलावा देश विदेश में जितनी कॉन्फ्रेंस होती है सब जगह मैं बजाता हूँ, और मालिक की कृपा है कि सब जगह सब लोग याद करते हैं, और एक हमारा जो घराना है उसकी परंपरा चालू है। मैं, मेरा बेटा बजाता है, और अभी हमने बेटी को भी चालू किया। मतलब 5 जनरेशन से हम मतलब ये सितार बजा रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, ईश्वर की कृपा रहेगी। संगीत में आप किससे प्रोत्साहित होते हैं बहुत ज़्यादा? आज के मॉडर्न संगीत या अगर पुराने संगीतकारों की बात करी जाए तो किन से ज़्यादा प्रभावित रहे आप? पुराने संगीतकारों की बात करेंगे तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त में हर आदमी की आइडेंटिटी होती थी। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि जयकिशन जी का म्यूजिक सुन के सब लोग कहते थे जयशंकर जी का है। मदन मोहन जी का सुन के मदन मोहन जी का लगता था। नौशाद जी का, सब वो आइडेंटिटी थी। पर आजकल वो आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। और उस ज़माने में जब मैंने, आपको शायद पता है नहीं पता, 90 ने मेरे को 50 साल सितार बजाने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया CMA ने। मैंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में सितार बजाया। तो वो जब ज़माना था, हम लोग जब मिल के बजाते थे, लता बाई हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, तो आत्मा मतलब उसमें मतलब आ जाती थी। एक बजाने का मतलब मूड करता था, अच्छा से अच्छा बजाएं। आजकल क्या होता है कि 4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, बजा लो को सब, बस बजा लिया, काम खत्म हो गया। तो संगीत की जो आत्मा थी, वो आत्मा खत्म हो गई। आत्मा खत्म हो गई। तो अभी जैसे आपने तो बहुत बड़े बड़े फिल्मों में बजाया, तो सबसे यादगार सितार आपने कौन सी फिल्म में बजाई थी और कौन सा गाना था? देखिए ऐसा है कि यूँ तो मतलब बहुत फिल्म बजाया, बल्कि ऐसे ऐसे बजाए हैं जो मतलब सोचना मुश्किल है। हीरो का एक गाना आपने सुना होगा, डिंग डोंग। उसमें जो करण अर्जुन का, वो राम जी बड़ा दुख दिए ना, दिल है कि मानता नहीं, मतलब ऐसे मतलब 200 से ज़्यादा फिल्मों में बजाया भैया, बताना बड़ा मुश्किल है। सब फिल्मों में तोहफा वोफा सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया हमने। तो मतलब एक आनंद लिया है। पर वो जो मैं कह रहा हूँ, को पुराना जो मतलब बजाने का था, जो अभी जो बजाना था, उसमें रात दिन का फ़र्क है। आत्मा जिसे कहते हैं, वो आत्मा से मतलब हम लोग बजाते थे। अब आजकल सिर्फ मतलब बिना आत्मा के बजा, जाके पैसा लिया, काम खत्म हो गया। इसलिए भैया हमने तो 5 साल से सितार मतलब फिल्मों में सितार बजाने बंद कर दिया, भाई क्लासिकल प्रोग्राम बजाते हैं। तो अगर कोई सीखना चाहे सितार आपसे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आए, हाँ, सामने देखिए, आए हमसे, वहाँ अपना हम हमारा नंबर ले ले, लोगों से मालूम कर ले, किसी को भी हमारा नाम बताएं, भाई राजेंद्र अरोड़ा जी से मिलना, तो कोई भी बता देगा। सब लोग जानते हैं, रेडियो टीवी इधर उधर आके हमसे बात कर ले, सिखाएंगे। हमारे बहुत से शागिर्द, आज भी हमारे 14 शागिर्द बजा रहे हैं। आज, पिछले साल भी हमारे 18 शागिर्द बजाए थे। और अभी तक शायद बॉम्बे में मैंने 200-300 से ज़्यादा मतलब शागिर्दों को सिखाया पिछले 50 साल में। मैं जब से बॉम्बे में आया हूँ तब से आया। अच्छा, आपने जो जिक्र किया था, आपको कौन सा अच्छा लगा, तो मैं एक बताना चाहूँगा कि आपको शायद पता होगा कि ये जो है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, हरवंश राज बच्चन, उनकी एक किताब है मधुशाला। जी। बहुत कम लोग जानते हैं। आज से 40-45 साल पहले उसकी रिकॉर्डिंग की थी, जिसको गाया था मन्ना डी जी ने।
और मैंने उसमें सितार बजाया था, हरी जी ने मतलब उसने किया था, और उसको कंपोज किया था जयदेव जी ने। अच्छा। हाँ, जयदेव जी ने किया था, और वो बहुत मतलब बहुत शानदार। उस वक्त अमिताभ बच्चन भी वहाँ खड़े रहते थे, सब लोग आते रहते थे, तो बहुत मतलब अच्छा काम कर चुके हैं। उसके अलावा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मतलब मुझे याद है कि अपने ज़माने के सुपर स्टार सिंगर जो थे, मुकेश जी को मतलब मैं मानता था, जिनकी आवाज़ वगैरह से मैं प्रभावित था। जब मैं नया नया आया था तो एक गाना, उस वक्त वो भी नहीं थे, हमारे दोस्त थे रविंद्र जैन, और मैं भी नया था और मुकेश जी पुराने थे, तो उनका एक भजन था, प्रभु का नाम जपो सुन मेरा। तो पहली बार मतलब मुझे उससे चांस मिला था, और वो ऐसी श्रृंखला बनी कि बस वो पहली बार के बाद में फिर वो मतलब लोग जुड़ते ही गए और यहाँ तक सफ़र हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई और पंडित ब्रह्मशंकर व्यास जी के सुपुत्र आज हमारे साथ आए हुए हैं, जो खुद मतलब तबला बजाते हैं, गाते हैं, संगीत की परिवार से करते हैं। और इनके फादर जो थे वो हिंदुस्तान के, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले आदमी थे जिनको हिंदी के एक्सपर्ट, संस्कृत के एक्सपर्ट, इंग्लिश के एक्सपर्ट, और इसके अलावा म्यूज़िक, क्लासिकल के सब काम मतलब जो जानते थे। और तो इनको ये जो उनको पुत्र, उनको मतलब विरासत के अंदर घुटी में मतलब वो चीज़ मिल गई है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ काम किया। भैया उसके बारे में ज़रा बताइए, गंगा महोत्सव क्या है? नमस्कार जी। हाँ। पंडित ब्रह्मशंकर पुरुषोत्तम व्यास का मैं बेटा, सौभाग्य है मेरा ये। संगीत, साहित्य और शास्त्र से जुड़ा हुआ मेरा परिवार। हमारे पिताजी, मैं क्या कहूँ इनके बारे में कि जहाँ तक भारतवर्ष पे मैंने ज्ञानी, मुनि, संत लोगों को देखा है, ये उन सब से अलग थे। बिल्कुल सही है। और अलग भी थे और उन सब से ऊपर भी थे जी, सत्य। क्योंकि एक संत रूप में जो व्यक्ति जीवन जी सकता है, निरअहंकार, निर्लालसा, निर्धन की प्राप्ति की इच्छा के बिना, वो एक व्यक्ति थे। और उन्होंने हमेशा जीवन भर सबको दिया ही है। देने में उन्होंने ज्ञान दिया, देने में हम जैसे लोगों को प्रेम दिया। काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने, और जब आखिरी दिनों में थे तब उन्होंने एक गंगा चरित्र लिखा था, गंगा की महिमा। दोहे और चौपाई में गंगा जी के ऊपर इतनी सुंदर प्रस्तुति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, और मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में नहीं होगी। तुलसीदास रामायण जरूर लिख गए थे, लेकिन उसी रूप में गंगा का चरित्र जो उन्होंने रचा है वो कहीं नहीं मिलेगा। उस किताब को मैंने अपना सौभाग्य मानते हुए छपवाया, और उस किताब को एक प्रखर रूप में समाज के सामने रखने के लिए गंगोत्री से गंगा सागर मैंने पूरी यात्रा की। और उस यात्रा के दौरान जितने भी उस पुस्तक में चित्र हैं, वो उस गंगा चरित्र से मिलते जुलते चित्र हैं। क्या बात है। तो वो जो किताब है वो पठनीय ही नहीं है, दर्शनीय भी किताब है। और आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकेगा गुरुदेव के माध्यम से पहुंचाऊंगा। मेरा इनसे बहुत मतलब संबंध रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं पंडित जी से, पंडित से मेरा मतलब 50 साल से संबंध रहा है। वाह। और हम लोगों ने बहुत साथ काम किया है, और बहुत महान विद्वान थे। मेरा सौभाग्य है कि मतलब मुझसे वो बहुत प्यार करते थे, और हम लास्ट तक मतलब साथ रहे। बिल्कुल। और ये बच्चा जो है, सॉरी, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है संगीत के लिए, सब काम के लिए। और एक प्रोग्राम चलाते हैं हर संडे को, आर्ट सोल एंड फाउंडेशन करके कहते हैं, आर्ट सोल फाउंडेशन। हर संडे को प्रोग्राम होता है इनका, पिछले मतलब तीन चार साल हो गए। 3 साल हो गए, एवरी संडे। और बिना किसी से लाग लपेट के सब उसमें आर्टिस्ट लोग आते हैं, पार्टिस करते हैं। ये सब उसके कंधारी ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन। और पूरे हिंदुस्तान के जितने आर्टिस्ट, सब जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं, बजा लेते हैं। इनका प्यार और हर प्रोग्राम को कम से कम 5 से 10 हजार व्यक्ति देखते। कहाँ पे लाइव जाते हैं, किस? ये फेसबुक पे आर्ट एंड सोल फाउंडेशन का एक पेज है, उसी पेज पे लाइव। तो हम लोग दर्शकों को बोलेंगे कि और भी बिल्कुल। जुड़े इस बिल्कुल पेज से, आप जुड़े, इसे और प्रमोट करें, बिल्कुल। लोगों जन जन तक पहुंचाएं। ये जो प्रेरणा मिली मुझे, ये गुरुदेव से मिली। हाँ, ये गुरुदेव कोरोना की प्रेरणा के स्रोत ही हैं। मैं भी प्रेरणा लेके ही आया हूं इनके पास। देखिए, मैंने जब से इनको जानता हूँ, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमेशा नए उठने वाले कलाकार को लाके दिया। जब भी सुना मैंने जी। तो उस प्लेटफॉर्म को देना, एक देखिए किसको प्यासे को पानी देने के बराबर का काम है। बहुत बड़ी बात है।
संगीत जो सीखता है उसका सबसे पहली जो इच्छा होती है वो ये कि मैं किसको सुनाऊं, और वो सुनाने का जो माध्यम है वो प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रदान किया है। तो बस उसी परंपरा को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। आर्ट एंड सोल फाउंडेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको राजेंद्र बर्मन जी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप अच्छा लगा। नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म देते रहें कि दुनिया में सितार बजता रहे, सितार नहीं, म्यूजिक होता रहे, म्यूजिक तो है, संगीत लेकिन संगीत सितार बजता रहेगा तो हर दिलों में धड़कन धड़कती रहेगी। चलिए सही है, मान लेते हैं।
सेंचुरी को मनाने यहाँ आ जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सितार के तार भी यूं ही बजते रहने चाहिए। सिर्फ सेंचुरी पूरा करना हमारा मकसद नहीं है, उसके साथ सितार के तार भी बजने चाहिए। पहली बात तो ये कि सेंचुरी को कम किया जाए। हाँ जी, अब आज के ज़माने में तो सेंचुरी करना मतलब ज़्यादा इतना मतलब ठीक नहीं लगता है। नहीं आदमी जिंदा नहीं तो चलेगा। नीचे सेंचुरी
थोड़ा बहुत चलेगा। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जब तक ये अच्छी कहना है। चाहते हैं पंडित जी। हाँ, जब तक मतलब अपने आप को बता सकते हैं, सितार रह सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तब तक ठीक है। ज़्यादा आगे जाके बिल्कुल सही है, जैसा भी आपने कहा, धन्यवाद। क्योंकि आपका कहना हम सबके लिए सराखों पर, आज आप उत्सव मूर्ति हो, तो उसी के लिए चलते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बड़ी होने के साथ लंबी हो जाए तो क्या हर्ज है? आप क्या कहते हैं? सही है ना? चलेगा। तो चलिए सर, शुरुआत से ही करते हैं। जी। संगीत की शिक्षा, संगीत की यात्रा, और इस यात्रा की शुरुआत, परिवार का योगदान, यहाँ से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो मतलब मेरे 75 साल मना रहे हैं। मुझे ये देख के ताजुब हो रहा कि 75 साल कब हो गए। संगीत की सेवा करते करते कब समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। मेरा जन्म संगीतिक परिवार में हुआ। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी बहन, मेरे घर के सब लोग मतलब शुरू से जब से मैं पैदा हुआ 5-6 साल का, तब से संगीत की घुटी मतलब मिली हुई है। और उसके अंदर जो विभिन्न विधाएं हैं, मैंने गाना भी मतलब गाना सीखा, पिताजी ने गाना भी सीखा है मुझे, मैंने तबला भी बजाया। और बाद में लगा कि सितार के तार मेरे को खींच रहा है, मैं तब अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारे घर में मैं कुछ परिचय करना चाहूँगा। मेरे पिताजी गायक थे, आकाशवाणी से गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे। उन्होंने गायन, वादन, नृत्य तीनों में मतलब पारंगत थे, जो बड़ी मुश्किल से मिलती बात बिल्कुल सही पर उन्होंने किया था। और उसको विस्तृत करने के लिए हम लोगों को मतलब हम पे छोड़ दिया। मेरी बड़ी बहन ये ओम पावर है बहन, आप आज खड़े हो जाइए। आप लोग सब आप लोगों को जान गया, इसी वर्ष इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। अच्छा, बचपन में तो इन्होंने डांस किया है, पर उसके बाद गाना इन्होंने अपना प्रमुख अवार्ड मतलब गाने की वजह से मिला है। मैं पहले मतलब गाना गाता था, तबला बजाता था, फिर बाद में तो सितार मैंने पकड़ लिया। मेरा छोटा भाई तबला बजाता था। पिताजी के छोटे भाई जगदीश वर्मन फ्लूट बजाते थे और दूरदर्शन में थे, टीवी में, अब तक दिल्ली में। दूसरे चाचा मेरे तबला बजाते थे, सॉन्ग टमाटर जी, भूमराज जी। इस ढंग से एक चाचा थे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, बाजा बजाते थे बहुत अच्छा, सुमन राम। जिस ढंग से चारों भाई मतलब म्यूजिक में थे और चारों ने मुझे सिखाने का कोशिश की। बचपन से मतलब यहाँ से निकले तो यहाँ सीखो, यहाँ से निकलो तो परिवार पता ऐसा मतलब म्यूजिक का मतलब नहीं। यानी पूरे 7 सुर, पूरे 7 सुरों के साथ सब कुछ चल रहा था परिवार में। 7 तो चलेगा, पर 7 के साथ साथ जो 5 दूसरे लगे वो 12 सुर जो है उसका क्या सही बात। तो पूरे सांगीतिक परिवार से बर्मन जी हैं। जी हाँ। लेकिन बर्मन जी, आपने सितार ही क्यों चुना? क्योंकि सितार ये चीज़ ऐसी है ना, थोड़ी सी कठिन सी लगती है, बजाने में भी मेरे ख्याल से कठिन ही है थोड़ा सा, क्योंकि तार वाद्य जो है जिसे हम तंतुवाद्य कहते हैं, बड़ा कठिन है बजाने में, बड़ा नाजुक सा भी है लेकिन कठिन भी है। ये जो कठिन वर्ड है ना, ये सितार के लिए नहीं है, ये पूरे संगीत के लिए। गायन भी इतना आसान नहीं है और तबला भी इतना आसान नहीं है। मतलब संगीत की कोई विधा इतनी मतलब आसान नहीं है जो आपको इजीली मिल जाए। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको थोड़ी बहुत, पूरी महारत तो नहीं, थोड़ी बहुत महारत मिल सकती है। जी। क्योंकि सितार की जो परंपरा है वैसे ज़्यादा पुरानी नहीं है, 18-19वीं शती में ये आया हुआ है, प्रचलित हुआ है। तो अभी बहुत पुरानी होगी भाई, क्योंकि काफी आपका नॉलेज में बता दो, 14-15वीं मतलब सदी में आया है। वो तो आया था, लेकिन प्रचलित में प्रचलन की बात कर रही हूँ, 18वीं सदी से 19वीं सदी में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। और वैसे देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तार के साथ बहुत कुछ अलग अलग, कभी तार खराब हो जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं कठिन बोल रही हूँ। एक बात वैसे संगीत अपने आप में कठिन है। सुनिए, आपको एक मैं वाक्य बताना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद है। वैष्णवाचार्य के जो गुरु होते हैं, महाराज बैठे हैं, प्रशांत महाराज जी, आप एक मिनट प्लीज खड़े हो। वैष्णव गुरु हैं,
संस्कृत के विद्वान हैं और श्रीनाथ जी अपने मंदिर सुना होगा, उसके करता ही है बहुत, मतलब इनसे बहुत हमारा परिचय रहा है। और ये कुछ मतलब जो कहना चाहते हैं भैया, तार वाली बात बजाय मैं कहूँ आप ही कहें प्लीज। अभी आपका वार्तालाप हो जाए उसके बाद जो इतना सा है, वो तार वाला वाक्य, तार वाला मजा ऐसा थोड़ा अनुचित लगता है। आप लोग सब एक वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें संवाद साधने की बात है, हाँ। संवाद साधने वही है। लेकिन ये जो प्रसंग जो है जिसका जिक्र अभी हुआ है, आपने छेड़ा ये प्रसंग मेरे जन्म से पूर्व की बात है। मेरा जन्म 73 में हुआ और ये लगभग 70-71 की बात है। मेरे पितृचरण, अब वो हरिशरण हो चुके हैं, श्री अनिरुद्ध लाल जी महाराज, वो पहले पखावज हो जाते थे। हमारे पुष्टि मार्ग की हवेलियों में ये अष्ट सखाओं का जो कीर्तन जो परंपरा है, उसमें पखावज विशेष रूप से बजाई जाती है। तो मेरे पिता ने मृदंग की विद्या ली पंडित अर्जुन शेखर से, और उसके बाद उन्होंने भी सितार, जैसे आपने कहा, हाँ, तो उन्होंने सितार सीखना शुरू किया। अब उस समय पे आप बंबई नए नए आए थे और अच्छा नाम कर रहे थे, जगह जगह आपके कार्यक्रम सब हो रहे थे। तो हमारा जो भुलेश्वर में स्थान है, बड़ा मंदिर, जो किसी समय पे, जिन समय पे ये उनका आना जाना रहा है, और ये भी कई उन महफिलों के गवाह रहे हैं। आपने वहां पर जो महफिलें देखी हैं, करी हैं। भारत का कोई भी संगीतकार, गायक, वादक ऐसा शायद होगा नहीं जो हमारे घर में आकर के उसने कला प्रस्तुत न की हो। वो कभी और प्रसंग में बताएंगे, लेकिन ये जो एक घटना है बड़ी विलक्षण है। 1970-71 में आपका कार्यक्रम बड़े मंदिर में कुसुम प्रभा सभागृह में हुआ। आप उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब के फॉरमोस्ट शिष्यों में से अच्छा नाम कर रहे थे, और बड़े मंदिर में इनका कार्यक्रम आयोजन हुआ, और तबले पर पंडित शांता प्रसाद। और उस समय पर बजाते बजाते इनके सितार का एक तार टूट गया। अब उस दिन अकस्मात ऐसा हुआ होगा कि आप अपने साथ शायद एक्स्ट्रा तार या वो सब, वो साज के साथ जो होता है, वो नहीं लाए होंगे। अज्यूमिंग, नहीं ऐसा भी शायद नहीं होगा, ये तो आपका बड़प्पन है, बट अज्यूमिंग कि हम जिस घर में जा रहे हैं वहां पे तो सब वाद्य, सितार वगैरह सब है ही हैं, हमको एक्स्ट्रा कुछ प्रबंध नहीं करना है, ये मान करके अब इनको पता चला कि यहाँ पर एक राजकुमार जी करके हैं, वो भी सितार बजाते हैं। अब तार नहीं था तो इन्होंने सहज कह दिया कि अरे जरा राजकुमार जी को बोलो कि उनकी सितार मुझे दे दे, तो कार्यक्रम हम चालू करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, माय फादर ब्लंटली रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं दूंगा मेरी सितार, जाओ तुमको जो करना है, प्रोग्राम बजाना है बजाओ, मेरा इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा आके बजाए ये मुझे मंजूर नहीं है। अब जैसे जैसे आपने कैसे मैनेज किया हो, फिर तार मांग लिया, साज नहीं दिया, तार दे दिया। लेकिन वो आपकी और मेरे पिताजी के तार ऐसे जुड़े 50 वर्ष से ज्यादा। मैं आज 50 का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरे फादर ने आपके संग मित्रता होने के बाद में उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से सितार सीखना शुरू किया, और साथ में, यद्यपि आप तो उनके बड़े सीनियर रहे हो, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना है इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बीच में। 2718 गाड़ी नंबर है,
इससे पार्किंग में लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, माफी चाहता 2718 हैं। हाँ, तो तब से मेरे फादर ने उस्ताद जाफर खान साहब से सितार सीखना शुरू किया, और आप हमारे घर में मेरे जन्म के पहले से आए। आज मैं 50 वर्ष का हूँ, और एक आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता है। मैं 2 मिनट आपका यद्यपि आप मित्र मेरे पिता के हैं, परंतु मुझे तो छोटेपन से जन्म इनके सामने हुआ, 50 वर्ष का मैं हुआ, लेकिन आपका मित्रवत स्नेह जो मेरे साथ भी आपने रखा है, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। हमेशा से प्रेरणा देते आए, हमेशा प्रोत्साहन दिया, लेकिन मेरी वजह से एक बहुत बड़ी शिकायत आपको रही है, उसका मुझे अफसोस है और शायद रहेगा। नहीं, मैं आप बड़ों की कृपा से थोड़ा मृदंग बजाता हूँ, तो आप हमेशा मुझे कहते रहे हैं कि स्वरंगपुर पे प्रोग्राम दो, बजाओ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वरंगपुर ऐसा मंच है कि जो भारतवर्ष के एक से एक महान संगीतकार आके कला प्रस्तुत कर गए, और मैं छोटा बालक क्या इस मंच पे बजाऊंगा। मैं उस वजह से शायद आपको इनकार करता रहा हूँ। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, कई छोटे बालकों ने इसमें भाग लिया है। आपको पता होगा, एक बहुत छोटी बालिका थी, आपको सबको याद है, रिम्पा सिन्हा, 10 साल की थी। हमने उनको प्रेजेंट किया यहाँ पे, और उसके बाद में ऊपर उसका हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में नाम। पर वो जब से तबला बजा रही है तब वो प्रिंसेस ही है तब। अरे भैया, तुम भी बहुत अच्छा बजाते थे, मेरे को पता था, पर इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, हमारी बात मानी नहीं कभी तक। उसका मुझे अफसोस है, और मैं क्षमा आप सबके सामने उनसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से आप प्रिंस हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक बात कह के मैं विराम करता हूँ, आप कार्यक्रम आप आगे रखें। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, यू ऑल नो हिम वेरी वेल, मैं विशेष क्या कहूँ, परंतु मेरा जो अनुभव आपके संग रहा है और आपके व्यक्तित्व को मैंने जो समझा है, तो एक ही वाक्य में मैं कहना चाहूंगा कि द क्वालिटी ऑफ द मैन इज नॉट डिफाइंड बाय द वेट ऑफ हिज वॉलेट और द कट ऑफ हिज सूट। सिंपल, जब से मैं देख रहा हूं, so the greatness of the man is not by the weight of your wallet or the cut of your suit, but your character, your devotion towards your art, and the wealth that you have accumulated. ये अभी मैं जब आया तब सब आपके शिष्य जो यहाँ पे सेवा प्रस्तुत कर रहे थे, यही आपका जो है वो सारे पुरस्कार जितने अपने कला के लिए जो भी दिए जाएंगे और जो भी धन आपने जो अर्जित किया, वो सब यहाँ पर आपके सन्मुख थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरे एक्चुअली जो शास्त्रीय लोग और जो धर्म के जो गुरु होते हैं, उनको हमेशा ले जाने की आदत होती है, लेने के लिए माइक पंडित जी का था, उनको लगाना था। आप देखें, जितने शास्त्री, जितने भाषण करे, जितने बड़े बड़े अपने विद्वान हुए हैं, सब एक ही बात कहते हैं, धर्म की चिंता मत करो, लोग मत करो, और खुद सब करोड़पति बन गए। ये भी करोड़पति कम नहीं है, ज्यादा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, नाथद्वारा के बहुत मतलब अरबपति आदमी उससे बड़ी कोई कीमत। आपका प्यार बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो पंडित जी, सितार हमने कहा कठिन बजाने के लिए, आपने कहा नहीं है, हम आपकी बात को मानते हैं। अनूप जलोटा जी आने हुए हैं, स्वागत है सर आपका। आपने माना बस सौभाग्य की बात, आदेश नहीं है, एक तरह से अर्जित है।
आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आप बहुत छोटी उम्र में मुंबई भाग के आए थे या फिर घर छोड़ के आए थे, जैसा भी मामला हो। जी हाँ। तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा है कि मतलब छोटी उम्र तो नहीं कह सकते हैं, 18-19 साल का था, तो छोटी बड़ी जो भी ऐसी उम्र थी, पर सीखने की तमन्ना थी। और राजस्थान आना क्यों हुआ? है? मीन्स वहाँ से छोड़ के आने की बात क्यों हुई? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सितार बजाता था, घर में बजाता था, थोड़ा बहुत बजाता था और काम भी चल रहा था, छोटे मोटे प्रोग्राम भी हो रहे थे। पर 67 में मैंने जयपुर में रहता हूँ, हालिम जाफर खान साहब पता था हमारे गुरु का, और उस दिन मुझे लगा कि मुझे सितार बजाना आता ही नहीं, जब तक मैं खुद तो प्रोग्राम करता था, सब काम चल रहा था। एंड देन आई डिसाइड कि यदि सितार बजाना है तो ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। और पिताजी से मतलब बोला भी ऐसी बात, पिताजी ने कहा भाई ऐसा बॉम्बे के तुम जाओगे, खासा आपने तो बोल दिया है आ जाओ। खासा को बहुत आदत थी, उन्होंने मतलब जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने बंदे पे हाथ रख दिया, तो कहा बेटा बॉम्बे आ जाओ, 6 महीने में टॉप आर्टिस्ट बनोगे। और ये छोटी बुद्धि गाँव की, मैंने कहा 6 महीने में टॉप आर्टिस्ट बनना है कि चलो। पिताजी की परमिशन के बिना के सब टिकट लेकर बॉम्बे आ गए, और यहाँ कोई नहीं जानता था मुझे, और मैं खासा पे मतलब सितार से इतना प्रभावित था को सीखने के लिए मैं यहाँ आया था। एक बात थोड़ा पूछूं, पंडित रविशंकर जी भी थे, विलायत खान भी थे, हाँ। लेकिन जाफर खान साहब के साथ ऐसा क्या था कि जिसने आपको इतना पकड़ लिया, आकृष्ट किया? देखिए ऐसा है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि महफिल में तो बोलना बहुत मुश्किल बात है, यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, बताना मुश्किल है, पर मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी की एक दिल की इच्छा होती है, वो दिल के तार मिलने चाहिए। तो शायद मेरे को मतलब खासा से मतलब दिल के तार मिले, तो यह ओवरऑल एक इच्छा थी ऐसी कि मैं मतलब उस घराने में जाके सीखूँ। बाकी रविशंकर जी कोई मतलब कम चीज़ नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, विलायत खान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, काफ़ी हिंदुस्तान बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए, पर वो जो बाज बजाने का जो तरीका था, वो अंदाज था, वो मुझे बहुत भाया। इंदौर का, तो इसीलिए मैं शागिर्द बन गया। तो मुंबई में आने के बाद कैसे हुआ, किस तरह से अनुभव आपको आया? क्योंकि मुंबई तो सबको समेट लेती है अपने में। बम्बई में तो बहुत मना किया भाई मत आओ चले जाओ, बहुत तकलीफ दी है मनोज से आप पता है सब लोगों को बहुत तकलीफ देती है, पर जो सोच लेते हैं कि हमें नहीं जाना कुछ करना है, उनका काम हो जाता है। बस हमने सोच लिया था कि जो भी तकलीफ होगी कुछ होगी, मतलब सितार सीखे ही मालूम है, और रुके यहाँ पे सब काम बन गया, रास्ता बन गया। आपकी इच्छा होती है तो रास्ता ईश्वर बना ही देता है, धीरे धीरे सब काम होने लगा। और मजे की पहचान का था यहाँ मुंबई में? बम्बई में पहचान का तो कोई नहीं था, पर तो पिताजी ने एक नाम दिया था मेरे को, वो नाम था उस जमाने के टॉप आर्टिस्ट अनुप जी, पंडित शिवराम, बहुत मशहूर विशांतार जी के पत्रकार थे, और वो दिया था कि वो हमारे मतलब जान गए, बेटा तो उनसे मिलना। मैं वहाँ मिलने गया, बहुत खुश हो गए वो, अरे बेटे क्या बात है, बहुत अच्छा। और धीरे से मतलब वो मतलब मैं बता नहीं सकता क्या रिश्ता बनाना चाहते थे, पर एक तरह से मतलब जैसा लोग करते हैं कि नहीं चलो घर का काम वाम कर लेगा, अपना आया नया बच्चा को सब हो जाएगा, इस तरह से शुरू हो गया। सब छोटा मोटा काम कर लेता था, पानी पड़ गया, कुछ भी करते हैं जैसा लोग करते हैं। पर उसी दरमियान उनको पता था मैं सितार बजाता हूँ, सितार सीखने गया, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि तुम तो सितार बजाते हो, चलो निकालो सितार। एक पीस बताया, उनका रिकॉर्डिंग था दूसरे दिन नानी बाई रोमा राजस्थानी फिल्म का, तो मेरे को पीस बताया ये बजाओ, और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सितार बजाता हुआ ही आया था, सितार बजाता हुआ आया था, आगे सीखना था मेरे को। तो वो उन्होंने जब कहा तो कुछ पीस बताया मेरे को, तो दिल में ऐसा लग गया कि इस पीस को मैं खत्म करे डालूं। मैं रात को उठ के उस पीस को करके याद कर दिया। दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग थी, बॉम्बे में रिकॉर्डिंग थी, जो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होती थी, तो शिवराम जी ने अपने असिस्टेंट से बोला यार नया लड़का इससे बजेगा नहीं, इनकी सेफ्टी के लिए एक सितार वाला और बुला। अब मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने बुला लिया। और वजह की बात यह है कि मैं यंग था और वो बुजुर्ग थे, मुझे पीस याद हो गया था, उनको मतलब बेचारों को लास्ट मिनट का तो बहुत मुश्किल होता है, तो पीस मैंने बजा लिया और बस वहीं से ये यात्रा बता शुरू हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि खान साहब ने
एक दिन उससे कहा भाई तुम घर आ जाओ। मैं गया घर पे। एक रात जो मतलब मैं नहीं जानता था, शाम के था, हर जितने आर्टिस्ट बैठे हैं, संगीत के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, खान साहब भी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भैया, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा था, पंडित शिवराम जी, उनके पुत्र बैठे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। भैया खड़े हो गए। स्वागत है आपका। ये पुत्र हैं, खुद बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जुगल किशोर तिलकराज नाम से इनका रहा है। जुगल जी यहाँ पे आए हुए हैं। इनके फादर ने पता, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर मतलब रहने के लिए जगह दी थी। वो रिकॉर्डिंग याद होगी आपको कि मेरे सपोर्ट में किसको बुलाया था, नाम नहीं बताता हूँ। सो उनको बेचारों को पीस याद नहीं हो, मुझे पीस याद हो, मैंने पीस बजा लिया, वहाँ से याद था। ये एक चैप्टर हो। खास साहब ने बुलाया, खास साहब बुला के शाम के राग, वो मतलब उनका खास राग था, और मेरे को बोला बेटा ये गत है, जरा बजाओ। मैंने बजाया तो बज नहीं रहा था। एक मतलब हिंदुस्तान के टॉप आर्टिस्ट और हमें एकदम नए कैसे बजाएंगे। 8-10 बार मुझसे पूछा गया गत, और मैंने थोड़ी बजाई और याद की, और मन में सोचा कि बस होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ देर बाद वो गत मैंने बजाई तो खासा ने कहा भैया कल तुम विशांतरम के स्टूडियो में आ जाओ। फिल्म थी अन्नपूर्णा, तो खासा के साथ में सितार बजा था। तो ये आपका पहला मौका। ये सामने बैठे हैं अनूप जी, आपको याद होगा 72-3, ये सब लोग नए नए थे। मैं टीवी में रहता था। ये जगजीत सिंह, पिनाज भी थी, सब लोग आते थे और इनसे खूब मतलब मुलाकात होती थी। उस संदर्भ में मैंने इससे कहा था, मैंने कहा भैया 75 साल हो गए, आ जाओ। और इन्होंने दिल से कहा मैं आ रहा हूँ, और आ भी। आपको दोस्त बना दिया, बहुत सारे दोस्त भी बन गए आपके, बहुत सारी चीजें मिल गई आपको, तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा के बारे में? ये यात्रा तो मतलब बहुत सुखद रही। इसके अंदर सबसे बड़ी बात, दोस्त तो मिलना ठीक है, पर हमें ऐसी दोस्तानी मिल गई जिसने हमारी जिंदगी बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी विशेष ये कहानी हम सुनना चाहेंगे, ये कहानी है आपको किस तरह से मिली? ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। नहीं ज़्यादा बता दीजिए। अपने जमाने में बहुत खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत ही है, अभी भी है। अभी भी खूबसूरत है। और इत्तेफाक की बात है कि वो स्ट्रगल जब हम करते थे, तो स्ट्रगल लोगों का एक ही स्थान था, वो सब लोग जानते हैं, खार ईस्ट। मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था और इनके फादर रेलवे में काम करते थे। तो बीच में एक सड़क थी, इस तरफ में किराएदार मतलब पेइंग गेस्ट था, और सामने मतलब रहती थी, और खूबसूरत थी। तो नेचुरली क्या करें, दिल जो था सारा खूबसूरती के लिए मुझे नहीं जाता था, इतनी खूबसूरत मिला, मतलब कैसे यार सामने है, बड़ी इच्छा होती लड़की के लिए, लड़की। हाँ लड़की। तो कैसे किया जाता है, इनके ब्रदर थे, थोड़ा बहुत तबला बजाते थे, उसको पकड़ लिया, मैंने आया तबला बजाया तो बजाते तो थोड़ा वक्त बहुत खुश होते थे। इस बार इसको एंट्री मिल गई, और धीरे धीरे नए गुर सीख लीजिए आप लोग भी, जो भी जवान है यहाँ। और इस ढंग से मतलब इनसे मतलब परिचय हो गए। एक दिन मतलब इनकी मम्मी को हमने बोल ही दिया कि भाई हम तो जो है ये है, हम आपकी लड़की को शादी करना चाहते हैं, या तो आप शादी कर दीजिए, नहीं तो मैं भगा के ले जाऊंगा। क्या बात है, घर भी नहीं था, भगा के चले हैं। खैर वो होना होता है, और बात बन गई और शादी हो गई। आज तक 50 साल होना है हमारी शादी को भी। सुख से जिंदगी चल रही है, जहाँ कुछ नहीं था आज ईश्वर की दया से सब कुछ है। तो ये रही गृहस्थ बनने तक की बात। एक कलाकार के रूप में आए थे, एक स्ट्रगलर के रूप में आए थे, और गृहस्थ बन गए। फिर जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? कार्यक्रमों की जो शुरुआत है उसमें देखिए क्या करें, कुछ अनूप जी ऐसी बात है, जो जो संदर्भ है वो सब लोग बैठे हैं। अभी आपसे मैंने कहा आपका संदर्भ था, अभी जो इन्होंने कहा इनका संदर्भ शुरू हो गया। आप जानते होंगे व्यास जी के लड़के हैं ये, पंडित सिंह रणशंकर जी व्यास जी के लड़के हैं। उस जमाने कल के कलाकार का प्रोग्राम होता था, और हरिदास संगीत सम्मेलन होता था, और हर कलाकार की इच्छा होती थी कि कल के कलाकार में जाए। वो एक कंपटीशन जैसा होता था, वो लोग देते थे फर्स्ट सेकंड पुरस्कार देता, वो एक डिग्री देते थे, अवार्ड देते थे, उसका नाम होता था सुरमणि, तालमणि, ये सब बहुत इच्छा होती थी। तो हमने अप्लाई किया,
और मैंने क्या किया था उस वक्त अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, क्योंकि कलाकार था, पैसा चाहिए था, डांसरों के साथ सितार बजाना शुरू कर दिया। तो जो टॉप की आर्टिस्ट थी, सितारा जी, गोपी जी, बिरजू महाराज, सबके साथ, मतलब एक तरह से यदि आप लोग हिस्ट्री देखेंगे तो डांस में सितार बजाने की मतलब जो है परंपरा मतलब मैंने चालू की थी। आज सब लोग तो बजाते हैं, तो मैंने की थी। साजिंदे के रूप में शुरुआत हुई। जी हाँ। तो वो जब था तो वो प्रोग्राम इतने चलते थे कि वो टॉप के आर्टिस्ट थे, रोज मैं रोज सितार लेकर उनके साथ बजा रहा है। तो जब वहाँ गया तो ब्रिजनाथ जी थे सुर सिंगार संसद में, मैंने दिया ये लड़का यार ये तो डांसरों में सितार बजाता है, क्या बजाएगा? बड़ा मतलब मेरे को बुरा लगा कि डांस के साथ बजाए की बेइज्जती है। एनीवे, इनके फादर थे, वो भी उस पैनल में थे, पंडित प्रेमचंद व्यास जी। उन्होंने कहा यार मैंने इस लड़के का सितार सुना है, बहुत अच्छा बजाता है, इसको चांस दिया। उन्होंने धक्का दिया और मैंने बजाया, और मेरे पास वो कटिंग आज भी मैंने संभाल के रखी है। हाईलाइट प्रोग्राम ऑफ द सेशन। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। तो मेरे को सब ताक करूँगा तो सब वो टुकड़े याद होने लगे, तब मैं तो बहुत डांस करने लगा था। नफरत हो गई थी कि यार ये कौन सी जिंदगी हो गई। उसी दौरान पंडित जसराज मिल गए। पंडित जसराज से जो अच्छी पहचान थी, कहने यार वो लड़की एक डांस करती, तुम आ जाओ। उस लड़की को पटाया, उसका नाम था प्रतिमा बेदी, ओडिसी की डांसर थी। कहा इस लड़के को पटा लो तुम, ये डांस के लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और उसको डांस में सेट कर दिया उन्होंने। डांस में जब सेट हो गया तो फिर अब ये मतलब क्लासिकल का भी मतलब थोड़ा कम होने लगा, फिल्म का तो बहुत ही, क्योंकि रोज आप मतलब डांस बजाए तो मतलब फिल्म में कैसे बजाएंगे। देन मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, बंद किया। एक दिन मैंने तय किया और डांस बंद कर दिया, मैंने हम नहीं बजाएंगे। और 15-20 दिन तक कुछ पैसा नहीं आया। रोज पैसा लेके आ रहा है, मिसेज कह रही है ये क्या कर दिया आपने? मैं कहा डांस नहीं। लोग फोन कर रहे थे, नहीं। अचानक एक दिन फोन आता है, अनुज जी को सुनने लायक बात है कि एक दिन फोन आता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो मैसेंजर कहलाते हैं वो लोग, सूरी साहब थे बहुत पहले, जो लोग जो तुम्हें पता होगा सूरी साहब। तो सूरी साहब ने मतलब फोन किया मेरे को। फोन भी उस जमाने के अंदर 70 मतलब 80 के आसपास का समय, जब फोन खुद के पास नहीं होता था, पीपी किसी के पास जाके होता था। तो फोन आया कि आपका फोन आया। मैं गया तो कहने लगे भैया तुमको 10 बजे प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग है, आ जाओ तुम। अच्छा, मैंने कभी मतलब प्यारे भाई का सोचा ही नहीं था, मैंने फोन रख दे, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता प्यारे भाई को प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग में जाऊँ। 5 मिनट फिर फोन आया, भैया आप सितारे बजाते? मैंने कहाँ बजाता हूँ? कहते प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग की तरह आपको बजाना 10 बजे। और पहला गाना था डिंग डोंग, हीरो फिल्म का। बस वहाँ से फिर जो यात्रा शुरू हुई, तो जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे सबके साथ फिर बजाना शुरू कर दिया और फिल्म का चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन आपने डांस इसलिए छोड़ा था कि वहाँ शास्त्रीय संगीत और आप उससे चुप रहे थे, इसलिए फिल्मों में भी तो वही स्थिति थी। पर फिल्मों के अंदर देखिए, आज मैं आप एक अच्छी बात बताना चाहूँगा फिल्मों के और क्लासिकल की। जो अक्सर लोग बात कहते हैं कि फिल्म को मतलब दूसरे दर्जे का समझता है, क्लासिकल को बड़ी चीज समझते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्लासिकल एक विधा अलग है और फिल्म एक विधा। क्लासिकल में क्या होता है, जितना हमें आता है उतना हम बजाते हैं। और फिल्म में ये होता है कि वो आदमी 6 बजे से तैयारी करके लाया, पीस लाया, आपको वही बजाना है, जो बहुत मुश्किल बात है इवन सिंगर्स के लिए। अनुप जी मैं ठीक कह रहा हूँ बात, आपको ऑन स्पॉट मतलब करना है, तो वो विधा एक अलग ही है। तो चुनौती भरी है ज्यादा। ऑफ कोर्स चुनौती भरी है। यदि आपसे नहीं बजा, मैं एक वाक्य बता दूं तो जरा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक गाना है, वो जैसे सूरज की किरणों से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर, कैसा लगता सारा सुई अटक गई है। ये गाना था इसका जयदेव जी का। जयदेव जी म्यूजिक डायरेक्टर थे और शमा बंदू करके थे, गाते थे भजन के। उस वक्त अनुप जी वो पॉपुलर रहे थे। हाँ भाई, मेरे को तो उसके बाद 40 साल से उनको देखा ही नहीं मैंने। उस समय उनको गाने में देखा था और वो 4 भाई थे, चारों मिलके गा रहे थे। और जयदेव जी से मुझे मतलब पहली बार मतलब बजाने का चांस मिला था। ये कोई पिक्चर का गाना था। तो उसमें जो आप बात करें, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ थी जयविंद दारोगा, जो सरोद की किंग थी। इतना अच्छा मतलब सरोद नॉर्डस्ट्रिंग बजाना, क्लासिकल तो बजाती थी पर इतना अच्छा फिल्म का नॉर्डस्ट्रिंग मतलब बजाने वाला भी मतलब कोई नहीं था। बहुत अच्छा बजाते थे और बहुत पक्का उनको याद था।
फट बजा लेती थी। मेरा मतलब पहला इंट्रोडक्शन था उनसे भी, जयदेव जी से भी, और ये इस पूरे यूनिट से। तो जब भी उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग होती थी वो लाइव होती थी, उसमें डबिंग और ये जो होता है ना आजकल क्या बोलते हैं दोबारा जो आके कर लेंगे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं। एक बार आपने गलती की कभी भी तो सब लोग वापस बताओ, आप लोग जानते हैं ऐसा हो चुका है। तो क्या होता था जो पीस जब आता था उसी गाने में, तो मैं और जयदेव जी का मतलब सिंक्रोनाइज नहीं होता था, और जयदेव जी हर बार कहते अरे कट करो। और बड़ा मेरे को आज भी तो दुख हो रहा है बताते हुए कि 5-6 बार और रिकॉर्डिंग मेरे वजह से कट हो गई, सिर्फ स्टार्ट वजह से। और मैंने मतलब जयदेव जी से बोला, मैंने कहा पापा जी मेरे को 2 मिनट दीजिए। बाहर जाके अपना को खूब गाली दिया, बहुत कई साल तो क्लासिकल सितार बजाते हुए छोटा था पीस नहीं बजा रहा, बहुत बहुत शर्म की बात है। अपना कोई रिचार्ज किया, रिचार्ज के वापस आके तो मैं क्या सुन रहा था कि जयदेव जी खड़े थे, अनिल मोहल्ले मतलब उनका ऐसे स्टैंड कर रहे थे अरेंजर के, तो मैं इधर आता हूँ मतलब उल्टे खड़े हुए थे और अनिल जी थे। तो क्या बोले वो, आज तक मेरे कान में घुसता है यार, वो सितार वाले सितार नहीं बजा, सितार कट कर लो। वो मैंने सुन लिया और मैं जयदेव जी के पास चला गया। इन द मीन टाइम कुछ थोड़ी देर में 30 बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे पापा जी प्लीज एक चांस और दिया, और बस मैं गया और वो बच गया। और उसके बाद जयदेव जी की रिकॉर्डिंग मैंने ये तो सब अच्छे अनुभव है, अच्छी बात। छोड़ नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे बस। इस दौरान काफी लोगों से, हस्तियों से आपकी मुलाकात हुई। जितनी हस्तियां हैं सबसे मुलाकात हो गई, और मतलब मुझे आज बड़ा अच्छा लगता नाम है। ले सकते हैं, Of आपको course, बता सकते हैं। मैं बता सकता हूँ। लेकिन उस जमाने जो टॉप आर्टिस्ट थे सबको सुनना, उनको मतलब उनका आशीर्वाद, आमिर खान साहब, विलायत खान साहब, हलीम जाफर खान साहब, रविशंकर जी, और गजल में मेहदी हसन साहब, आपके सामने बैठे अरूप जलोटा जी, ये सब जितने महान हस्ती हैं सबसे मिलना जुलना सब बजाया मैंने। इनकी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स बजाई, बहुत रिकॉर्डिंग सबके सब। और वो मैं कहता हूँ गोल्डन टाइम था जब मैं यहाँ आया था, उस वक्त फिल्म का भी गोल्डन टाइम था और क्लासिकल का भी गोल्डन टाइम था। आज ये दोनों मैं उसको गोल्डन टाइम नहीं कर सकता हूँ, चल रहा है वो चलने दीजिए। आज का कुछ ठीक नहीं लग रहा है आपको? ठीक, ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए ऐसा है, जब आपने ऐसी बात कही तो सुन लीजिए। हम जब रिकॉर्डिंग में जाते थे या कोई भी जाता है, सौ यहाँ भी जाते हैं, सब लोग सिंगर, सब और भी सिंगर लोग बैठे हैं, जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो क्या देखते हैं, सब लोग बैठे हैं, सब मिशन बैठे हुए हैं, हरी जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, सब कुछ, लता जी है। तो अंदर से मतलब वो निकलता था मैं अच्छा से अच्छा बनेगा, और दिल मतलब सबको देख के मतलब खुल जाता था, आत्मा आ जाती थी इसका। आज के जमाने में क्या होता है कि मैं हूँ रिकॉर्डिस्ट है, एक आदमी बैठा पेपर पकड़ा दिया, गाना बजा तो चलो आत्मा होती नहीं, तो जो आत्मा क्लासिकल की थी वो मतलब खत्म हो गई आजकल। इसलिए आप देखिए अभी जितने गाने हैं पुराने सब चल रहे हैं, पर नए गाने नहीं चल रहे। चले भी तो 10 दिन में आओ, कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल सही, क्यों? उसमें आत्मा नहीं। बिल्कुल सही है। जी सब डिजिटल हो गया है। हाँ, तो ये अनुभव तो आपके अच्छे रहे, आपके कार्य भी बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आपने 50 घंटों की स्वरामपुर की संगीत यात्रा की है, आपने सीलिंग का उद्घाटन कर दिया है, वहाँ बजाया है आपने पूरी तरह से। फिर स्वरामपुर की स्थापना मैं मानती हूँ बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी, और कार्य भी बहुत बड़ा है। उसके साथ पंच परमेश्वर जो आपकी जो पंचमेश्वर 4.25 ताल का जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं तीनों चीज को बता देता हूँ, चारों चीजों को आपको बताना। पहली बात तो यह है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे दुख होता था कि लोग बात चांस नहीं देते थे। तो जब थोड़ा बहुत मामला ठीक होने लगा तो इस स्वरामपुर की मतलब स्थापना की, जिसके अंदर तय किया गया एक नया आर्टिस्ट होगा और एक पुराना आर्टिस्ट होगा, और उसको तब से लेकर अभी तक 45 साल से हम उसको मतलब कंटिन्यूस कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को मतलब हमने मतलब उसमें जसराज जी है, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, सबका नाम लिखा, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये भी बैठे हैं, अभी 2-4 साल पहले अनुप जी ने भी मतलब कृपा की हमारे स्वरामपुर के ऊपर उठाया। और ये बैठे कैलाश पाता, इतने धुरंधर मतलब वॉल्यूम वादक है,
इनको भी बजवाया, सबको बजवाया और एक मतलब परंपरा से चालू कर दी। अब दूसरा ये है कि 77 में हमने चालू किया था और वो हर साल में सोचता था कि बंद कर देंगे, पर फिर वो जो नवंबर दिसंबर आता फिर साला वो ऐसा हमें पैदा हो याद जाता। है एक कार्यक्रम होने के लिए इनको प्रायोजक नहीं मिला था और इन्होंने अपनी कार बेच दी थी। तो मेरे ख्याल से संस्था चलाना कोई आसान बात नहीं होती है। ये जो टॉपिक कह रहे हैं इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। हमने 50 घंटे का प्रोग्राम किया था। अनूप जी आपको शायद पता हो या बहुत से लोगों को पता है। हिंदुस्तान की आज़ादी को 50 साल मनाने के लिए 50 घंटे का कार्यक्रम। क्योंकि मैं क्या देखता था टीवी के अंदर कि जो नामचीन आर्टिस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, उनके ही प्रोग्राम हो रहे हैं, पर 50 साल के अंदर बाकी लोगों ने भी तो काम किया है। तो दिल में कसक थी, उसको पूरा करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया सौराखपुर की तरफ से और 50 घंटे का प्रोग्राम नॉन स्टॉप रखा और उसमें 100 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें सब बड़े से लेकर छोटे तक सब आर्टिस्ट थे और वो कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा और उसको गिनीज बुक ने उसको प्रेज भी किया और ऐसा कार्यक्रम आज तक मतलब हुआ नहीं 50 घंटे का, जैसे बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है क्लासिकल। और सीलिंग का उद्घाटन भी बता दीजिए। सीलिंग का ऐसा है कि नया नया आजकल चल रहा है, पागलपन चला है, उसको बोलते हैं, हमारे गुरुजी को बोलते थे। एक होती थी जुगलबंदी, एक होती है भाईबंदी। रविशंकर सिंह और अलीअकबर खान साहब, ये भाईबंदी मतलब रिश्ता है। जुगलबंदी एक आर्टिस्ट मतलब यहाँ से है, दूसरा आर्टिस्ट वहाँ से, और तीसरा एक और है जबरदस्ती का वो देता है। तो वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो चल रहा था। आजकल इसको तो क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। हमको किसी ने बोल दिया भाई फ्यूजन कीजिए, अब पैसे की भी जरूरत है, टीवी वाले गले पड़ गए तो एक मतलब हमने फ्यूजन कर दिया टीवी। ऐसे ही अपने आर्टिस्टों को बोला, मैंने कहा यार तुम लोग आ जाओ अपन बजा लेंगे। कैलाश जी उसके अंदर अपने रेडियो का आर्टिस्ट, और बड़ी मजे की बात है कि मैं रेडियो में सर्विस करता था तो जितने कलाकार थे ऊपर से नीचे तक सबसे पहचान होती थी। तो कार्यक्रम हमने मतलब सेटअप किया और बजा दिया। शायद उस दिन दिवाली थी और विलास राव के देशमुख जी मुख्यमंत्री, उन्होंने शायद वो प्रोग्राम देखा और सीलिंग बन रहा था उसमें। अचानक मेरे को फोन आता है उनके सेक्रेटरी का, राय बोल रहे हैं, जी हाँ आपसे विलास राव मिलना चाहते हैं। अरे मैंने कहा साले कौन रहा। अनुज जी आप सोच सकते हैं जिस आदमी से अपना कोई लेन देन नहीं इतनी बड़ा तो क्यों बुलाना चाहेंगे। फिर अभी से मैंने फोन किया, नहीं आपसे मिलना चाहते हैं, कब आ सकते हो। मैं आकाशवाणी में आपसे जुड़ी भी है मंत्रालय, तो मैंने कहा थोड़ा भाव दिखा दो। मैंने कहा 1 घंटा लगेगा, कहने चलेगा। मैं गया तो उन्होंने कहा आपको पता होगा सीलिंग बन रहा। मैंने कहा जी हाँ। तो कहा आपको उस पर सितार बजाना। मैंने कहा मेरे को सितार बजाना। देखिए बड़ी विचित्र बात है प्रशांत भाई कि मतलब वो किसी को भी बोलते हिंदुस्तान में तो कोई मना नहीं करता सीलिंग के लिए। इतना बड़ा कार्यक्रम था और इतना रिपोर्टेड प्रोग्राम था, तो मैं कैसे मना कर रहा हूँ। बातचीत हुई कितना पैसा लेंगे, बड़ा दिल किया। मैंने कहा 2 लाख का दिया। तभी तो एकदम खुश हो गई। मैंने कहा क्या बात है। तो कहने लगे बस ठीक है परसों प्रोग्राम है आप मतलब आ जाइए। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाइए, मेरे को जगह देखनी पड़ेगी। कहने वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा। अपने सेक्रेटरी को बोला भैया इनको ले जाओ दिखाओ कि कहाँ हो रहा प्रोग्राम। ये जो विशक्राफ्ट अभी ये सबसे बड़ा क्या इवेंट मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ स्टेज अच्छा स्टेज सर ऐसा बनाया था वेन्यू। बहुत देखने की बात है कि इधर सी है समुद्र और इधर मैं बैठा हूँ, माइक इधर लगा हुआ विशक्राफ्ट का और मैं अकेले सितार बजा रहा हूँ। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई एक बात सही, वो जो थी जो भी कोई लेडी थी, मैंने कहा ये सी इधर है मैं इधर बैठा हूँ और माइक इधर है तो सब हवा तो मतलब माइक में जाएगी, सितार का आवाज कैसे आएगी। अरे कहता हमने इतना बड़ा सेटअप किया, हमारा नाम विशक्राफ्ट, मैंने कहा तुम्हारा नाम कुछ भी विशक्राफ्ट है, पर मैं छोड़ रहा तो मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है ना। मैं मतलब ये अफसर नहीं बजाऊंगा। झगड़ा हो गया क्योंकि वो कहने लगे इतना पूरा जो हमने ब्रिज बना दिया और ये क्या स्टेज बना दिया, उसको चेंज कैसे करेंगे हम एक दिन में। परसों प्रोग्राम है आप कह रहे बजा दिए। मैं नहीं आता, इसको इधर कीजिए ताकि मतलब सितार की आवाज़ कम होती है। आप लोगों को बड़े बड़े बैंड की आवाज़ सुनने की आदत है, सितार की आवाज़ बहुत कम होती है, नहीं आएगी। काम हम देखेंगे अब। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, पर मेरे को इधर चाहिए। दूसरे दिन प्रोग्राम था
तो रात को मैंने सोचा कि स्टेज जब देखा तो यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक इतना बड़ा स्टेज था, पूरा ब्रिज उन्होंने कवर किया था। तो मुझे लगा कि मैं इतने बड़े ब्रिज पे छोटा सा आदमी बड़ा अजीब लगेगा। सो आई डिसाइड कि 3-4 लोगों के साथ लिया जाए। तो उसके अंदर मैंने जाकर सारंगी बजाते हैं, अमित रॉय गिटार बजाते हैं, मेरा बेटा है, तो 5-7 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया और काफ़ी ऐसा ऑर्केस्ट्रा जैसा कुछ रहेगा तो कुछ मजा आएगा। दूसरे दिन हम पहुँचे और वहाँ हमने मतलब जैसे ही पहुँचे तो वही महिला फिर हमें मिली। तो मुझे कहने लगे साउंड चेक हो गया, कहने लगे वरुण जी वो जब आदमी वहाँ से जब कार आएगी 3 माइल के लिए तो 2 बड़े खंभे लगे हुए ना सीलिंग, उसके पीछे प्रोग्राम था और जहाँ पे पैसा सा लेते हैं टोल नाका वो 2-3 किलोमीटर दूर है। तो कहने लगे वहाँ से कोई कार से धड़ आप सितार शुरू कर देंगे। शादी करना मैं नहीं बजाता, बहुत नाराज हो गई, हो जाओ नाराज, सबको बोला सब नीचे उतर मत बजाओ। मजे की बात है इत्तेफाक से उस वक्त के कल्चर मिनिस्टर अनिल देशमुख जी वो आए सबसे पहले और आके ये सब उनके पीछे भागे कौन विचक्राफ्ट डाले, वो सीधे मेरे पास आए और आके मुझसे कहें कैसा लग रहा है। मैंने ठीक लग रहा है। मैंने कहा यार ये कह रही को ऐसे करके सवाल ही नहीं उठता। अरे भैया हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद करेंगे, आप आएंगे आपकी इज्जत करेंगे उसके बाद आपका प्रोग्राम होगा। मैंने कहा निम्टो इस लेडी से ऐसे कार्यक्रम मतलब वहाँ पर ब्रिज पे हुआ और उसके बाद में तो ब्रिज चला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये शुरुआत इसको माध्यम बना देता है, माध्यम बना देता है। तुम इस काम के लिए मतलब पैदा हो, वो नहीं चाहता, वो धक्का देता है तुम कर दो। ये आप उसमें 50 घंटे में भी थी जब मुझसे बोला आप कुछ बोलिए, तो मैंने कहा मतलब ये जो 50 घंटे का प्रोग्राम मतलब मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे को मतलब पीछे से मतलब आह्वान किया कि आप ये प्रोग्राम, मैं एक माध्यम का हो गया। ऐसे एक दिन मैं मतलब ट्रेन में जा रहा था, कंपोजिशन बहुत अच्छी लगी मेरे को। अब क्या लिखने की भी आदत है और सब मामला जम गया, तो जब देखा तो ठीक लगी। सुरों की सुजावट बंदिश इतनी प्यारी लगी, जाके रेडियो में देखा तो 6 में नहीं आती थी, 7 में नहीं आती थी, 5 में नहीं आती थी। मैंने कहा साले किस में आ गई, काउंट कर दो पता नहीं चल रहा है। बहुत दिमाग लगा, पता लगा 105 में आ गई बंदिश। अब क्या किया जाए, 105 तो मतलब पूरी हिस्ट्री में आप लोग सब संगीतकार भैया आप भी हैं और सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे, रमेश भाई भी है और कासा भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं। 105 नाम की मतलब ताल नहीं थी हिंदुस्तान। तो मैंने कहा मुझे कंपोजिशन आ रही तो चलो करते हैं काम, उस पर काम किया और वो गत हमने बनाई। और गत तो जब बना दी 105 में, उसको सब डेवलप कर दिया। ताल का क्या होगा, तो ताल भी बनाई। ताल बना के जो तबला ले हैं, कौन तबला पे कौन आज कौन बैठे भैया तबले पे कौन है? हाँ ये बैठे काली बैठे हैं। अरे वाह वाह, तबला में सबसे बातचीत की हुई 105 तक 105 तो है नहीं। ठेका बनाया, ठेका बता के इनको बताया, इन लोगों को बताया, पसंद आया। और फिर उसके बाद में जो कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डिंग से बोला ऐसे ऐसे कहने लगे अब ये नई ताल को कैसे करेंगे। मैंने कहा हमको तो बजाने की तमन्ना है, रिकॉर्डिंग की। इस ढंग से वो 105 मात्रा की ताल को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद करीब करीब जहाँ भी जाते हैं लोग बाग वो फरमाइश कर ही देते हैं। मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बात है ये, क्योंकि पर परिवार को भी मतलब परंपरा को भी चलता है। अब मैं आपके परिवार के लिए बताना चाहूँगा, ये हमारी पोती जो मतलब अगले साल या उसके 2-3 साल बाद यहाँ सितार बजाती है, बस अब मैं एक चीज जो बताना चाहूँगा, तो बहुत मतलब अच्छी बात बताना चाहूँगा अपने परिवार के लिए, कि मेरे पिताजी गायक थे, मेरे चाचा फ्लूटिस्ट थे, मेरी बड़ी बहन जो खुद मतलब बहुत अच्छा गाती है, पहले डांस करती थी, अब गाना गाती है और अच्छा भी इनको अभी अभी सुना सकेंगे। इनके जो बेटे हैं, 2 बेटे को आज हैं या नहीं यहाँ पे, कहाँ गए भैया? दोनों बेटे। रवि पवार मशहूर मतलब म्यूजिक डायरेक्टर है, आप तो आपने काम किया है इनका भाई तरुण भैया, दोनों एक बार शक्ल दिखा दो प्लीज, कम इससे पहले एक लोग बात निकल जाए तुम्हारी शक्ल देख। ये है रवि पवार और इन्होंने इतना म्यूजिक में काम किया है, इतना म्यूजिक डायरेक्शन किया है इन्होंने।
अरेंजमेंट किया है, बड़े बड़े शोज करते हैं। और ये इनके छोटे भाई हैं तरुण पवार, ये मेरी मतलब बड़ी बहन के बच्चे हैं। ये भी संगीत में है, मेरा भाई भी तबला बजाता है। मतलब चारों तरफ म्यूजिक के अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए, बहुत खुश हूँ। ये चाहते साल 75 साल मेरे हो गए। अमृत काल है आपका। भारत का चल रहा है। भारत का तो चल रहा है, आपका भी है। हाँ जी। क्योंकि आपने अभी कहा ना कि बहुत कुछ ऐसे संगीत के साथ ही चल रहा है। जी। तो ये अमृत काल आपका भी है। जी। और मेरे ख्याल से जीवन में क्या दिया आपने, क्या किया? नई पीढ़ी किस तरह से चल रही है और भविष्य में संगीत के बारे में क्या भविष्य है? पंडित राजेंद्र वर्मन जी के लिए जो कुछ कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि इन्होंने जीवन में इतनी तपस्या की है। और जो व्यक्ति निपुण होने के बाद में अपनी निपुणता बांटने लगता है वो तो महान होता है। उन्होंने अपना जो गुण है वो लोगों को बांटा है। कितने ही शिष्य शिक्षाएं तैयार की और वो सब इनके ही अंदाज को बजाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मेरा बहुत पुराना साथ है राजेंद्र जी का। हम लोगों ने बहुत सी रिकॉर्डिंग्स भी साथ में किए हैं, बहुत से कॉन्सर्ट साथ में किए हैं, तो वो सब भूलना मुश्किल है। और हमारा एक बहुत ही कॉमन फ्रेंड है शशि रुमावत, बहुत कॉमन फ्रेंड है। और इससे हम लोग जब शशि मिलते हैं तो राजेंद्र जी की बातें होती हैं, राजेंद्र जी मिलते हैं तो शशि की बातें होती हैं। हम लोग सब बहुत मिलते जुलते रहते हैं और आपस में वही संबंध रखते हैं जो पुराना है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आर्टिस्ट को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं इनके जन्मदिन में भी कहना चाहूँगी कि जैसे महापुरुष से हमने सुना है, सीखा है कि संगीत से पहले परिचय होना चाहिए, तो वो संगीत से परिचित है और वो निरपेक्ष होता है। वो अपने बच्चों को नहीं, जितने भी कलाकार, कैलाश जी और कितने भी, सबको आगे बढ़ाते हैं, सबको आगे लेके जाते हैं। ये इनका बड़प्पन है। खुद पीछे रहते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं, पर अब देखते हैं। इसके लिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ कि ऐसे कलाकार बहुत विरल है, क्योंकि जो परंपरावाद होता है ना, हर जगह दिखता है, इन्होंने वो नहीं दिखाया। इसके लिए नमन करती हूँ। डॉक्टर आनंद राव संगीतकारों के हार्ट को फिर से नया जीवन देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, हरी जी हैं, मैं हूँ, मेरा भी हार्ट का उन्होंने काम किया है, चंदन दास है, लियाकत है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मतलब ऐसा लगता है कि संगीतकारों के हार्ट के लिए पैदा हो गए। Thank you very much, and I want to wish Pandit ji, wish you a very happy birthday, platinum birthday, and I'm very thankful to be here. मैं ऐसी सेवा करते रहूँ, और संगीत एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम भी कभी 75 साल के बने और हमारे भी बाल पंडित जी के जैसे हो जाए। थैंक यू भैया, सब लोगों को धन्यवाद।
मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूँ और एक खूबसूरत इंसान पंडित राजेंद्र बर्मन जी का मेरा साथ 1982 से है। 82 में मुझे बिहाई मिला आकाशवाणी में और आज मैं तबले की तैयारी करके आया था, 5:15 मात्रा रियाज करके भी आया था कि 15 मिनट बजाएंगे अंतरकर जी, लेकिन अभी शायद इनके पास समय नहीं है तो मेरा प्रोग्राम भी नुकसान करवाया, लेकिन मीटर तो उठ गया है। घर से तबला लेके निकले, मीटर उठ गया, स्वरांगुल की पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई और मुझे भरोसा है, विश्वास दिलाता हूँ कि 75 नहीं 101 और हम तबला बजाएंगे 5:15 मात्रा। धन्यवाद।